उन बातों को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन इस 1 हफ्ते में शब्द ने गौरी से कभी भी प्यार से बात नहीं करी थी। वो हर वक्त उसकी ओर सिर्फ गुस्सा ही करता था, लेकिन चुपचाप वह सब कुछ सुन लेती थी। उसने किसी से भी ये बात नहीं कही थी और ना ही कभी शब्द से कोई शिकायत की थी। आज संडे था, तो सुधीर जी भी घर पर ही थे। दोपहर हो चुकी थी, तो माया जी और गौरी नौकरों के साथ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। गौरी सब्जी का बाउल बाहर रखने के लिए उठाती है, तभी उसका सर हल्का सा चकराता है, तो वो बाउल को वापस रख देती है। बाउल को वापस रखते देखकर माया जी ने गौरी से पूछा, गौरी क्या हुआ? इसे यहाँ वापस क्यों रख दिया? इसे बाहर रखना है। अभी रख देती हूँ माँ जी। गौरी ने वापस सब्जी के बाउल को उठाते हुए कहा। आज गौरी की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। सुबह से ही उसका सर चकरा रहा था और अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो ये सब नज़रअंदाज कर रही थी। सुधीर जी हॉल में बलराम जी के साथ बैठे हुए थे। शब्द सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। गौरी सब्जी का बाउल लेकर टेबल की तरफ आती है, तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बाउल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ गिरने की आवाज़ से सबका हॉल में बैठे सुधीर जी और बलराम जी का ध्यान उसी की तरफ जाता है और शब्द का भी। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर माया जी भी किचन से बाहर आती हैं, तो सामने गौरी को नीचे गिरा हुआ देखकर वो घबरा जाती हैं और जोर से चीखीं, गौरी। माया जी के चीखने से सुधीर जी जल्दी से उठकर उनकी तरफ आते हैं। माया जी गौरी का गाल थपथपाते हुए बोल रही थीं, गौरी गौरी उठो बेटा। बलराम जी भी उसी की तरफ चले आते हैं और आकर बोले, बहू गौरी को लेकर जल्दी हॉस्पिटल चलो। शब्द खड़ा ये सब देख रहा था, तो सुधीर जी शब्द से बोले, शब्द गौरी को उठाकर गाड़ी में बिठाओ। तो शब्द उस तरफ आता है और गौरी को गोद में उठाकर बाहर की तरफ आता है। बाहर आकर वो गौरी को गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठा देता है। माया जी उसी के पास बैठ जाती हैं। गौरी को बिठाकर शब्द जैसे ही वहां से जाने लगता है, तो सुधीर जी उससे बोले, तुम कहाँ जा रहे हो अब? गौरी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं और पापा दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। तो शब्द अपने गुस्से को मन में दबाकर गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। सुधीर जी और बलराम जी दूसरी गाड़ी से आते हैं। थोड़ी देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। गौरी रूम के अंदर थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। बलराम जी वहीं बेंच पर बैठे हुए। शब्द एक तरफ खड़ा था। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आती है। उनके बाहर आते ही माया जी ने उनसे पूछा, डॉक्टर गौरी ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, जी वो बिल्कुल ठीक है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, पेशेंट माँ बनने वाली है। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए थे, सिवाय शब्द के। वो तो डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर जैसे बुत बन गया था। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? माया जी ने डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, जी जरूर। और वो वहां से दूसरी तरफ चली गईं। सब अंदर आते हैं, सिवाय शब्द के। वो बाहर ही खड़ा रहा था। माया जी ने प्यार से गौरी के गाल को छूकर कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? हम ठीक है माँ जी, गौरी ने धीरे से कहा। सुधीर जी ने आगे आकर 2000 के नोट को गौरी के सर से बार कर वहां खड़ी नर्स को दे दिए। बलराम जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके बुढ़ापे का साथी आने वाला था, जिसके साथ वो दिन भर खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। इन सब के बीच गौरी की नजरें शब्द को ढूंढ रही थीं। सुधीर जी शायद ये बात समझ चुके थे, तो उन्होंने बाहर खड़े शब्द को आवाज लगाई, शब्द अंदर आओ। शब्द जो कि वहां से जाना चाहता था, लेकिन सुधीर जी की आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। अंदर आकर शब्द एक तरफ खड़ा हो गया था। गौरी आस भरी नजरों से शब्द की तरफ देख रही थी। शायद उसके प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वो कोई रिएक्ट करे, लेकिन शब्द को शायद इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर वापस आती हैं और आकर माया जी से बोली, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बस इनका थोड़ा ध्यान रखना। बीपी लो होने की वजह से ये बेहोश हो गई थीं। शुरुआती महीनों में जितना हो सके उतना इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस इनके लिए और इनके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगी गौरी का, माया जी ने कहा। डॉक्टर से दवाइयाँ लेने के बाद वो लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। शब्द वहां से एक गाड़ी लेकर जा चुका था। घर पहुंचकर माया जी
गौरी को लाकर सोफे पर बिठा देती हैं और उसके लिए जूस लेकर आती हैं। गौरी जूस पीने लगती है। बलराम जी वहीं बैठे हुए थे तो वो सुधीर जी से बोले, सुधीर, गौरी के घर पर फ़ोन किया कि नहीं तुमने? भाई इतनी बड़ी खुशखबरी, उन्हें भी तो पता चलनी चाहिए। नहीं पापा, अभी कर देता हूँ। इतना कहकर सुधीर जी कैलाश जी को फ़ोन लगाते हैं। दूसरी तरफ कैलाश जी फ़ोन उठाते हुए बोले, हाँ भाई साहब बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? घर पर सब कैसे हैं? सुधीर जी ने पूछा। बस सब बढ़िया हैं, कैलाश जी ने कहा। अब मैं जो आपको खबर बताऊंगा उसे सुनकर आप और भी अच्छे हो जाओगे, सुधीर जी ने मुस्कुराकर कहा। तो कैलाश जी ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी बात बताने वाले हैं आप? तो सुधीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नाना बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर कैलाश जी तो फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने खुशी से भरकर कहा, आप सच कह रहे हैं? आप एक बार गौरी को फ़ोन देना। तो सुधीर जी ने फ़ोन गौरी की तरफ कर देते हैं। गौरी फ़ोन कान से लगाकर बोली, हेलो चाचा जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिटिया, अब तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं ये बात घर जाकर तुम्हारी चाची और गुड़िया को बताता हूँ, कैलाश जी ने खुशी से कहा। हम, गौरी ने धीरे से कहा, क्योंकि उसको कैलाश जी से शर्म आ रही थी। उसने फ़ोन वापस सुधीर जी को दे दिया। उसके बाद वो माया जी से बोली, माँ जी, क्या हम थोड़ी देर अपने कमरे में चले जाएं? हाँ बेटा जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे भी अब तुम्हें सिर्फ रेस्ट ही करना है, जाओ, माया जी ने प्यार से कहा। उसके बाद गौरी ऊपर की तरफ चली जाती है। अपने कमरे में आकर गेट बंद कर लेती है और आकर बेड पर बैठ जाती है और खुद से ही कहती है, शब्द जी, क्या इस कदर आपको हमसे नफरत हो गई है कि बाप बनने वाले हैं? ये बात जानकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घर में सब खुश हैं सिवाय आपके। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू की एक बूंद उसके हाथों पर गिर जाती है। गौरी काफी देर तक अपने कमरे में ही बैठी रहती है और उसके बाद नीचे चली आती है। नीचे आकर वो हॉल की तरफ चली जाती है। वहां सिर्फ बलराम जी और माया जी ही बैठे हुए थे। सुधीर जी शायद अपने कमरे में चले गए थे। गौरी उनके पास आकर वहीं बैठ जाती है। माया जी ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, गौरी बेटा, तुम उदास सी क्यों लग रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, गौरी ने कहा। तो फिर बेटा यूं उदास मत रहा करो, हमेशा हंसती ही रहा करो, क्योंकि तुम्हारे उदास रहने से बच्चे पर इसका असर पड़ता है, माया जी ने उसे समझाते हुए कहा। तो गौरी बेमन से हल्की सी मुस्कुरा देती है। शाम होने को आई थी तो गौरी उठकर किचन की तरफ जाने लगती है। तो माया जी ने उसे रोकते हुए कहा, गौरी तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? अब तुम कोई काम नहीं करोगी? लेकिन माँ जी, ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे बैठे हुए, गौरी ने अपने कदम रोकते हुए कहा। तो माया जी ने फिर से कहा, बेटा शुरुआती महीनों में जी मचलाना, चक्कर आना, घबराहट, ये सब होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। माँ जी, हमें अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जब हमें लगेगा कि हमारी तबीयत थोड़ी खराब है तो हम खुद ही कोई काम नहीं करेंगे, गौरी बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ लगे तो मुझे बता देना, माया जी ने कहा। हम, गौरी बोली और किचन की तरफ चली गई। रात के समय खाने पर गौरी सुधीर जी को खाना परोस रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार घर के दरवाजे की तरफ जा रही थी, जो कि सुधीर जी की नज़रों ने भांप लिया और वो बोले, गौरी तुम खाना खाकर सो जाओ, उसके लिए भूखे रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम कितनी ही बार शब्द के इंतजार में भूखी रही हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, तो टाइम से खाना खाकर दवाइयाँ लेकर सो जाओ। भूखे रहने वाली बात पर गौरी को हैरानी होती है कि आखिर सुधीर जी को कैसे पता चला। सुधीर जी और बलराम जी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माया जी वहीं बैठकर गौरी को अपनी आंखों के सामने खाना खिला रही थी। खाना खाने के बाद वो गौरी को दूध का गिलास देकर ऊपर भेज देती है। ऊपर कमरे में आकर गौरी दूध का गिलास टेबल पर रख देती है और घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 11 बज रहे थे। उसके बाद वो दवाइयाँ लेकर सोफे पर आकर सो जाती है। रात के 1 बजे शब्द घर आता है। उसने शराब पी रखी थी। वो ऊपर अपने कमरे में आता है। गौरी उस वक्त सो चुकी थी। अंदर आकर शब्द अपनी जैकेट उतारकर जोर से बेड पर फेंक देता है और सोती हुई गौरी को देखकर गुस्से से कहता है, मेरी नींद उड़ाकर आराम से सो रही है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बनाकर रख दी है इसने। ये कम थी क्या जो ये बच्चा भी
बट आराम से तो मैं भी नहीं सोने दूंगा तुम्हें, उसने कहा और सोई हुई गौरी के पास आता है और जोर से बोला, उठो। लेकिन दवाइयों के असर के कारण गौरी की नींद नहीं खुलती है, तो शब्द अपने पंजों के बल बैठकर गौरी के थोड़ा पास आकर जोर से बोला, उठो, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? नींद में किसी की आवाज़ सुनने से गौरी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही वो देखती है कि सामने शब्द था। उसका चेहरा उसके बहुत करीब था, जिससे गौरी को उसके अंदर से शराब की बदबू आ रही थी। गौरी हड़बड़ाकर उठ जाती है और बोली, आप कब आए? जब तुम चैन की नींद सो रही थी मैं तभी आया। मेरी जिंदगी में तो चैन रहा नहीं अब, तो तुम्हारे में कैसे रहने दूंगा मैं? जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, शब्द ने ऊपर उठते हुए कहा। खाने का नाम सुनकर गौरी ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप तो खाना बाहर ही खाकर आते हैं ना? तो अब तुम बताओगी मुझे कि मुझे खाना कहाँ खाना और कहाँ नहीं? जितना कहा है सिर्फ उतना करो, इस बार शब्द ने गुस्से से कहा। तो गौरी चुपचाप उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है। तो शब्द ने पीछे से कहा, और हाँ, खाना गर्म करके लाना। तो गौरी हाँ में गर्दन हिला देती है और नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो किचन की तरफ आती है और फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म करने लगती है। थोड़ी देर में वो खाना गर्म करके ऊपर की तरफ आती है। शब्द बेड पर बैठा हुआ था। गौरी खाने की प्लेट शब्द के सामने रख देती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। शब्द ने आज बाहर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे जोर की भूख लगी थी। खाने का एक निवाला खाते ही शब्द मन ही मन बोला, वाओ, खाना तो अच्छा बनाती है ये। ऐसे टेस्ट तो होटल के खाने में भी नहीं होता। और वो आराम से खाना खाने लगता है। गौरी को दवाइयों के असर के कारण नींद आ गई थी। शब्द खाना खाने के बाद जैसे ही गौरी की तरफ देखता है तो पाता है कि गौरी सो चुकी है, लेकिन शब्द इस बार उसे नहीं उठाता और प्लेट टेबल पर रखकर सो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। 1 महीना बीत गया था। शब्द का रवैया वही रहा था, लेकिन अब गौरी टाइम से अपना खाना खाकर सो जाती थी, क्योंकि शब्द को हो ना हो, लेकिन गौरी को अपने बच्चे की फिक्र थी। एक रोज सेम शब्द के घर आई हुई थी। माया जी सोफे पर बैठे हुए फ्रूट काट रही थीं। वो अंदर आकर माया जी से बोली, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, माया जी ने बिना किसी भाव के कहा। आंटी शब्द उठा कि नहीं, सेम ने पूछा। तो पहले तो माया जी उसे देखकर मन ही मन सोचती हैं, पता नहीं ये मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ेगी। और फिर वो बोली, नहीं, अभी नहीं उठा। तुम कुछ लोगी, चाय कॉफ़ी? नहीं आंटी, सेम ने कहा। गौरी बलराम जी को दवाइयाँ देने के बाद हॉल की तरफ आती है। उसे देखकर माया जी ने कहा, गौरी यहाँ आकर बैठो बेटा और ये फ्रूट्स खाओ, उसके बाद दवाइयाँ भी तो लेनी है ना तुम्हें। गौरी उनके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन माया जी को गौरी की इतनी परवाह करते देख सेम अंदर जल भुन रही थी। लेकिन फिर उसने नॉर्मल होते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी, गौरी की तबीयत खराब है क्या, जो आप उसकी परवाह कर रही हो? तो माया जी ने फ्रूट्स की प्लेट गौरी को देते हुए कहा, नहीं, गौरी की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में भूखा रहना ठीक नहीं है। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ऐसे वक्त से आपका क्या मतलब है? सेम ने हैरानी से पूछा। गौरी माँ बनने वाली है ना, तुम्हें नहीं पता, माया जी ने कहा। माया जी के मुंह से ये बात सुनकर सेम की आंखें फैल गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कितनी कोशिश की थी शब्द को गौरी से दूर रखने की। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। वो उठती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। गौरी के माँ बनने वाली बात सुनकर सेम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो किसी कैफे में बैठी हुई थी। उसी के पास आदि बैठा हुआ था। शब्द की हिम्मत कैसे हुई उस बहन जी गौरी के इतना पास जाने की? मेरे तो कभी इतना करीब नहीं आया। वो इनफैक्ट कभी लिप टू किस भी नहीं की उसने मुझे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सेम गुस्से में आदि से कह रही थी। तो आदि ने कहा, रिलैक्स सेम, इसमें इतना हाइपर क्यों हो रही हो? ये सब तो हम दोनों के बीच काफ़ी बार हो चुका है। आफ्टर ऑल वो उसकी बीवी है, और फिर वो है ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं सकता है। और फिर वो दोनों पति पत्नी हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, तो शब्द भी खुद को कब तक काबू में रखता है? अगर शब्द की जगह मैं होता ना, तो मेरी तो हर रोज ही सुहागरात होती। ये सब कहते ही आदि के चेहरे पर हवसीपन नजर आ रहा था। लेकिन सैम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था और वो गुस्से से शब्द को फ़ोन लगाती है। 2-3 रिंग जाने के बाद शब्द फ़ोन उठाता है।
वो नींद में ही फोन कान से लगाकर बोला, हेलो। शब्द अभी के अभी मुझसे मिलो, सैम ने गुस्से से कहा। तो शब्द उठकर बैठ गया और फोन ठीक से कान पर लगाकर बोला, सैम क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? शब्द, तुम अभी आ रहे हो या नहीं? सैम ने पूछा। अभी आया मैं, जस्ट 15 मिनट में, शब्द ने बेड से उठते हुए कहा। वो जल्दी से तैयार होकर गाड़ी निकालकर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उस कैफे में पहुंचता है। आदि वहां से जा चुका था। सेम के कहने पर शब्द उस कैफे में आता है और उस तरफ जाता है जहां सेम बैठी हुई थी। वो आकर चेयर खिसकाकर बैठता है और फिर सेम से बोला, क्या हुआ सेम? तो सेम गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? इतना सब होने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सेम की बातों से शब्द को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि शायद उसे गौरी की प्रेग्नेंट वाली बात पता चल गई है। तो शब्द उसे समझाते हुए बोला, सेम मेरा यकीन करो, मैं ये सब तुम्हें बहुत जल्द बताने ही वाला था। और शब्द आगे कुछ कहता उससे पहले ही सेम उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, क्या बताते तुम मुझे शब्द, क्या बताते? हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन आज तक तुम कभी मेरे तो इतने करीब नहीं आए। इनफैक्ट मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी तो तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले जाते थे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी भी उस गौरी के करीब नहीं जाओगे। तो फिर ये क्या है शब्द? लगता है अब तुम्हारा मन भर गया है मुझसे। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं हूँ। सेम के इतना सब कहने पर शब्द उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, सेम ट्रस्ट मी, उस दिन सारा की बर्थडे पार्टी में आदि ने जो किया, उसके बाद मैं गुस्से में हद से ज़्यादा शराब पी चुका था। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि गौरी मेरे साथ उस रूम में कैसे आई। मेरा यकीन करो सेम, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मेरा दिल आज भी तुमसे प्यार करता है। तो एकदम से शब्द से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अगर तुम मुझसे ही प्यार करते हो तो ये तुम्हें प्रूव करना होगा। प्रूव करना होगा? लेकिन कैसे? शब्द ने हैरानी से पूछा। तो सेम अपने पर्स से एक टेबलेट का पैकेट निकालती है और उसे शब्द के हाथ में रख देती है। उस टेबलेट को देखकर शब्द ने असमझ के भाव से पूछा, ये क्या है? अबॉर्शन पिल्स है, सेम ने बिना किसी भाव के कहा। अबॉर्शन पिल्स? शब्द ने चौंक कर कहा। तो सेम बोली, हाँ, अबॉर्शन पिल्स। अगर तुम अपना प्यार साबित करना चाहते हो तो तुम्हें ये टेबलेट्स गौरी को देनी होगी। कैसे दोगे ये तुम जानो। लेकिन सेम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शब्द ने कहा। तो सेम उसके हाथ से वो टेबलेट का पैकेट उठाते हुए बोली, मुझे पता था कि तुमसे नहीं होगा। जाओ अपनी उस बहन जी गौरी के पास, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो वहां से उठकर जाने लगती है। तभी शब्द उसका हाथ पकड़ लेता है और उठते हुए बोला, वो टेबलेट का पैकेट दो मुझे। सेम उसको वो टेबलेट वापस दे देती है। टेबलेट लेने के बाद शब्द बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेम शैतानी मुस्कान के साथ बोली, जो है उसमें सब्र करो और नहीं मिले तो उसको जबरदस्ती हासिल करो। शब्द कैफे से बाहर आता है और अपनी गाड़ी के पास आता है। गाड़ी का गेट खोलते हुए उसकी नज़र पास में खड़े एक आदमी पर जाती है। इसने एक बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ था और वो उसके गाल पर किस कर रहा था। उसके पास में एक औरत खड़ी थी जो शायद उस आदमी की पत्नी और उस बच्चे की माँ थी। एक नज़र उनकी तरफ देखकर शब्द गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल पड़ता है। गाड़ी चलाते वक्त शब्द के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसका दिमाग कुछ और कह रहा था और दिल कुछ और। खैर, थोड़ी देर में वो घर पहुंचता है। आज वो अपने कमरे में ना जाकर वहीं हॉल में ही बैठ जाता है। बलराम जी भी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। शब्द को वहां बैठा देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया क्या? शब्द उनकी तरफ देखता है लेकिन कहता कुछ नहीं है। तभी उसकी नज़र माया जी पर जाती है जो कि ऊपर की तरफ फ्रूट्स और दूध का गिलास लेकर जा रही थीं। उन्हें देखकर शब्द मन ही मन सोचता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, ये दूध का गिलास मैं ही गौरी के लिए लेकर चला जाता हूँ। इतना सोचकर वो उठकर माया जी के पास आता है और उनके हाथ से प्लेट लेते हुए बोला, मॉम मैं ऊपर ही जा रहा हूँ तो मैं ले जाता हूँ ये।
माया जी उसे प्लेट दे देती हैं। शब्द प्लेट लेकर अपने कमरे की तरफ आता है। वो कमरे में आने से पहले ही सारी टेबलेट्स दूध में डाल देता है और चम्मच से हिला देता है। हालांकि ये सब करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। और उसके बाद वो कमरे के अंदर आता है। गौरी उस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामान को ठीक कर रही थी। शब्द एक नज़र गौरी को देखता है। उसका मन अभी भी बेचैन हो रहा था, लेकिन वो फिर कुछ सोचकर गौरी से बोला, गौरी। शब्द की आवाज़ सुनकर गौरी पीछे पलटती है और बोली, हाँ क्या कह रहे थे आप? वो मॉम ने तुम्हारे लिए दूध और फ्रूट्स भेजे हैं, तो इन्हें खा लो। शब्द ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा। शब्द उसके लिए ये सब लेकर आया। ये देखकर गौरी मन ही मन खुश हुई। प्लेट रखने के बाद शब्द वहीं बेड पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है, जबकि उसका सारा ध्यान उस प्लेट की तरफ ही था। गौरी आगे आकर वो प्लेट उठाती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है और दूध का गिलास उठाकर अपने होठों के पास लेकर आती है। उसके सामने बैठा शब्द गौरी की तरफ ही देख रहा था। उसका मन बेचैन था इस वक्त। गौरी जैसे ही दूध पीने को होती है, उसी वक्त शब्द को न जाने क्या सूझता है। वो उठकर गौरी के पास आता है और गौरी के हाथ से दूध का गिलास लेते हुए बोला, ये दूध ठंडा हो गया है, मैं इसे गर्म करके लाता हूँ, तब तक तुम ये फ्रूट्स खाओ। गौरी शब्द के इस व्यवहार से हैरान थी। वो हाँ में गर्दन हिला देती है। शब्द दूध का गिलास लेकर नीचे चला जाता है। उसे किसी ने नहीं देखा था। वो सीधा किचन की तरफ चला जाता है और वहां आकर उस दूध को सिंक में डाल देता है और गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद वो गुस्से से वहां से बाहर चला जाता है। गौरी शब्द के ऐसे व्यवहार से हैरान थी, लेकिन खुश भी थी। रात के 8 बज रहे थे। शब्द अकेला ही बीच के किनारे बैठा हुआ था। उसका मन आज से पहले इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार था जब वो सैम के पास नहीं गया था। वो बीच किनारे बैठा हुआ था। वो अपने हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फंसाकर खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा? आखिर कैसे? इतना गिरा हुआ कैसे हो गया मैं कि एक बच्चे को मारने चला? वो बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मैं कैसे किसी के बच्चे को मार सकता हूँ? इनफैक्ट किसी का क्या, वो तो खुद मेरा ही बच्चा है। मैं अपने ही बच्चे को मारने चला था। और गौरी, वो तो मुझ पर इतना यकीन करती है कि बिना कुछ बोले ही वो दूध पीने वाली थी। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? नहीं, मैं अपने ही बच्चे को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। और वो उठकर गाड़ी के पास चला आता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने आप से ही बोला, सेम ये कैसा प्यार है तुम्हारा, जिसके लिए तुम एक बच्चे तक को मारने के लिए तैयार हो गई? और वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला आता है। शब्द घर पहुंचता है। इस वक्त घर में सब खाना खा रहे थे। शब्द अंदर आकर सीधा ही ऊपर की तरफ चला आता है। शब्द को वहां देखकर सुधीर जी पहले अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखते हैं, जिसमें 9 बज रहे थे, और फिर वो माया जी से बोले, आज तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? पता नहीं, खाना तो शायद खाकर ही आया होगा। घर पर तो वो वैसे भी कम ही खाता है, माया जी ने कहा। और सब अपना अपना खाना खाने लगते हैं। गौरी ने खाना नहीं खाया था। सबके जाने के बाद वो एक प्लेट में खाना डालती है और ऊपर की तरफ चली आती है। कमरे में आकर वो देखती है कि शब्द बेड पर अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए बैठा था। गौरी आगे आकर शब्द के पास प्लेट को रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए। गौरी की आवाज़ सुनकर शब्द ऊपर की तरफ देखता है। सामने गौरी खड़ी थी। शब्द एक नज़र खाने की तरफ देखता है और फिर गौरी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? वो कल भी आपने घर पर ही खाना खाया था, तो हमने सोचा आज भी शायद आप घर पर ही खाना खाएंगे। गौरी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे आज भूख नहीं है, खाना वापस ले जाओ, शब्द ने कहा। तो गौरी ने डरते हुए कहा, लेकिन हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। तो शब्द चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना कि नहीं खाना मुझे, ले जाओ वापस इसे। शब्द के चिल्लाने से गौरी सहम जाती है और चुपचाप खाने की प्लेट को उठाकर वहां से जाने लगती है। शब्द गहरी सांस लेता है और बोला, रुको। शब्द के कहने से गौरी रुक जाती है और शब्द की तरफ पलटती है। शब्द ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने खा लिया खाना? नहीं, हमने सोचा कि पहले आपको दे आते हैं, उसके बाद जाकर खा लेंगे, गौरी ने धीरे से जवाब दिया।
तो शब्द ने कुछ सोचकर फिर कहा, मैं नीचे जाकर ही खाऊंगा, चलो। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। गौरी भी उसके पीछे चली आती है। नीचे आकर शब्द टेबल पर बैठ जाता है और खुद ही अपना खाना प्लेट में डाल लेता है और उसके साथ ही दूसरी प्लेट में भी खाना डाल देता है और गौरी से बोला, तुम भी खा लो। गौरी आकर दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। खाना खाते वक्त वो शब्द की तरफ देख रही थी। उसे आज शब्द कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। खाना खाने के बाद शब्द ऊपर चला आता है। गौरी प्लेटों को किचन में जाकर साफ करके रख देती है और फिर ऊपर की तरफ चली आती है। कमरे में आकर वो सोफे की तरफ जाने लगती है तो शब्द उससे बोला, तुम आज से बेड पर ही सोओगी। शब्द के ऐसा कहने पर गौरी हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो शब्द फिर से बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ऐसा कुछ रहा नहीं है हमारे बीच जिससे कि तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम आए। फिर भी मैंने बीच में तकिए रख दिए हैं, तो आकर सो जाओ। गौरी आज सुबह से ही शब्द का नया रूप देख रही थी। वो आकर चुपचाप तकियों की दूसरी साइड सो जाती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है, लेकिन शब्द की आंखों से नींद आज कोसों दूर थी। शब्द जैसे ही दूसरी तरफ करवट बदलता है तो उसके सामने गौरी का चेहरा था। वो लेटे हुए गौरी के चेहरे को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, कैसे सोती होगी ये सोफे पर, कहीं गिर विर जाए तो। ऐसे तो बच्चे को भी लग सकती है। इसे ना खुद का ख्याल है और ना ही बच्चे का। वो लेटे लेटे सोच रहा था और फिर उठकर बाहर बालकनी की तरफ चला आता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। सुबह हो चुकी थी। गौरी की आंखें खुलते ही उसकी नज़रों के सामने शब्द का चेहरा था। वो सोते हुए काफी मासूम लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे। गौरी कुछ देर उसके चेहरे को ऐसे ही निहारती है और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। नहाकर आने के बाद वो शीशे के सामने आकर सिंदूर लगाती है और उसके बाद नीचे चली जाती है। आज नाश्ता माया जी ने पहले ही बना लिया था। गौरी के आते ही वो उसे नाश्ते के लिए जबरदस्ती बिठा देती है। लेकिन माँ, सबसे पहले हम कैसे खा सकते हैं? गौरी ने कहा। तो माया जी उसकी प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, क्यों नहीं खा सकती? बेटा, हम लोगों का क्या है, हम तो आराम से खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा ज़्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। उनके इतने प्यार को देखते हुए गौरी पराठा खाने लगती है। थोड़ी देर में सुधीर जी भी तैयार होकर आ जाते हैं। बलराम जी वहाँ पहले से बैठे हुए थे। सुधीर जी आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। माया जी उन्हें पराठा और दही देती हैं। खाते वक्त ही बलराम जी ने सुधीर जी से कहा, सुधीर बेटा, वो महेश का फ़ोन आया था मेरे पास। उसके घर पड़पोता हुआ है, तो उसने रात को एक पार्टी रखी है, तो हम सबको बुलाया है। मैं तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने कसम दे दी। तो बेटा, शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। महेश अंकल वो ही ना जो जूहू के पास रहते हैं? सुधीर जी ने पूछा। हाँ बेटा, वही, बलराम जी ने कहा। तो माया जी बोली, अच्छा वो तो है। उनकी बहू सविता जी तो हमारे हर फंक्शन में आती हैं, तो हमें भी जाना पड़ेगा फिर, सुधीर जी ने कहा। तो माया जी सोच में पड़ गईं। उन्हें देखकर सुधीर जी ने कहा, क्या सोच रही हो? मैं ऐसे गौरी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, वो भी ऐसी हालत में? माया जी ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। तो गौरी ने कहा, माँ जी आप आराम से जाइए, हम ठीक हैं। लेकिन बेटा, फिर भी कोई दिक्कत हो सकती है तुम्हें, शुरुआती महीने हैं। माया जी ने चिंता करते हुए कहा। हाँ बेटा, माया ठीक कह रही है, कोई बात नहीं, मैं और सुधीर चले जाएंगे, बलराम जी ने कहा। दादाजी हम ठीक हैं, आप लोग सिर्फ रात को ही तो जाएंगे, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही, गौरी ने कहा। तो सुधीर जी ने कहा, ठीक है, वैसे भी नौकर हैं घर पर, और मैं शब्द से ये कह दूंगा कि रात को वो बाहर ना जाए। हाँ, ये सही रहेगा, वरना नहीं जाऊंगी तो सविता जी भी बुरा मान जाएंगी, माया जी ने कहा। सबके नाश्ता करने के बाद गौरी शब्द के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है, क्योंकि शब्द कॉफ़ी ही पीता था। वो कॉफ़ी लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है। गौरी शब्द के लिए कॉफ़ी लेकर ऊपर कमरे में आती है। शब्द उठ चुका था। इस वक्त वो शीशे के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगा रहा था। तभी परफ्यूम की बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ओह शिट, शब्द बोला। गौरी कॉफ़ी लेकर कमरे में आती है। कमरे में आते ही उसे पूरे कमरे में परफ्यूम की स्मेल आती है। स्मेल बहुत ही तेज आ रही थी, जिससे कि गौरी का जी मिचलाने लगता है और उसे उबकाई आ जाती है।
वो कॉफी को जल्दी से टेबल पर रखकर बाथरूम की तरफ भागती है। शब्द जिसे गौरी के आने का पता नहीं था, वो तो गौरी को ऐसे बाथरूम की तरफ भागकर जाते हुए देखकर हैरानी से बोला, इसे क्या हुआ? गौरी अंदर जाकर उल्टियां कर रही थी। शब्द को जब गौरी के उल्टी करने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से बाथरूम के अंदर आता है। अंदर आकर वो देखता है कि गौरी उल्टियां कर रही थी, तो वो आगे आकर गौरी के बाल पीछे से पकड़ लेता है और पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से, क्या हुआ तुम्हें? गौरी मुंह धोकर पीछे हटती है और शब्द की ओर देखती है, जिसका हाथ अभी भी गौरी की पीठ पर था। क्या हुआ? यू आर ओके? शब्द ने पूछा। हम, इतना बोलकर गौरी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसका सर चकराने लगता है। वो जैसे ही गिरने को हुई, उसके पहले ही शब्दों से कमर से पकड़ लेता है। इस वक्त शब्द गौरी के बहुत ही पास था। दोनों के चेहरों में सिर्फ 1 इंच का फासला था। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। लफ्जों से जो था परे, खालीपन है जो भरे। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ, रिश्ते को क्या मोड़ दूँ, नाता अब ये तोड़ दूँ या फिर यूं ही छोड़ दूँ। बेनाम रिश्ता वो, बेनाम रिश्ता वो, जो ना हो सके बयां, दरमियाँ दरमियाँ दरमियाँ। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक से गौरी को फिर से उबकाई आती है और वो वॉश बेसिन की तरफ मुड़ जाती है। शब्द ने अभी भी उसके बालों को पीछे से पकड़ा हुआ था। इस बार शब्द गौरी को पकड़कर बाहर लाता है और लाकर उसे सोफे पर बिठा देता है। उसे पानी का गिलास देते हुए बोला, ये लो पानी पियो। गौरी उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पीती है। उसके पानी पीने के बाद शब्द ने गौरी से पूछा, तुम्हें यूँ अचानक क्या हुआ? वो परफ्यूम की खुशबू से अचानक हमारा जी मिचलाया और हमें उल्टी आ गई। गौरी ने ठीक से सांस लेते हुए कहा, सॉरी, वो परफ्यूम की बोतल मेरे हाथ से छूट गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ, शब्द ने कहा। तो गौरी बोली, नहीं आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। पक्का ना? शब्द ने कहा। तो गौरी हाँ में गर्दन हिला देती है। उसके बाद शब्द नीचे चला आता है। सुधीर जी जो कि हॉल में बैठे कोई फाइल रीड कर रहे थे, उन्होंने शब्द को देखकर कहा, शब्द, हाँ डैड। शब्द ने अपने कदम रोकते हुए कहा, शाम तक घर आ जाना, मैं पापा और तुम्हारी मॉम महेश अंकल की पार्टी में जा रहे हैं शाम को, इसलिए गौरी को अकेला नहीं छोड़ना है। सुधीर जी ने कहा, ओके डैड, शब्द ने कहा और बाहर की तरफ चला गया। गौरी कमरे में बैठी अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। शब्द का उसकी पीठ सहलाना, उसे पकड़ना, उसे पानी पिलाना, ये सब गौरी के दिमाग में चल रहा था और ये सब सोचते हुए गौरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शब्द किसी कैफे में आता है जहाँ सब पहले से बैठे हुए थे। शब्द भी उनके बीच आकर बैठ जाता है। शब्द के आते ही सेम उसके इशारों से पूछती है कि उसने गौरी को टेबलेट दी कि नहीं, तो शब्द हाँ में गर्दन हिला देता है। ये पहली बार था जब शब्द ने सेम से झूठ बोला था। कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द, तुमने तो नहीं बताया, लेकिन हम लोगों को पता ही चल गया, शिव ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। तो शब्द बोला, नहीं यार, वो मैं बताने ही वाला था तुम लोगों को। तो शब्द, पार्टी तो देनी ही पड़ेगी, उससे तुम बच नहीं सकते हो, काजल ने खुशी से कहा। तो सैम बीच में ही चिढ़ते हुए बोली, ये क्या लगा रखा है तुमने? शब्द कोई पार्टी नहीं देगा, उसे उस बच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना शब्द? सैम शब्द की तरफ देखती है, लेकिन शब्द कुछ नहीं बोलता है। सैम के ये सब बोलने पर सारा उसकी तरफ देखकर मन ही मन उसे गाली दे रही थी, कमीनी कहीं की। रात को शब्द सुधीर जी के कहे अनुसार जल्दी घर आ जाता है। शब्द को गौरी का ख्याल रखने को कहकर वो तीनों चले जाते हैं। शब्द वहीं हॉल में बैठा हुआ था, अपना फ़ोन चेक कर रहा था। गौरी किचन में खाना बना रही थी। तभी शब्द के पास सेम का फ़ोन आता है। तो शब्द फ़ोन उठाते हुए बोला, बोलो सेम। शब्द, वो जो नया रेस्टोरेंट खुला है ना, आज मुझे उसमें जाना है डिनर के लिए, तुम आ रहे हो ना? प्लीज़ जल्दी आना, फोन के दूसरी तरफ से सेम ने कहा। तो शब्द सोच में पड़ गया। वो गौरी को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था और सेम को मना भी नहीं कर सकता था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सेम ने फिर पूछा, क्या हुआ शब्द, तुम आ रहे हो ना? सेम, वो गौरी घर पर अकेली है, शब्द ने हिचकिचाते हुए कहा। तो सेम गुस्से से बोली, वाट, मैं क्या करूं? वो अकेली है तो, और हम लोग कौन सा वहां रात भर बैठे रहेंगे? सिर्फ 1-2 घंटे की ही तो बात है, तुम आ रहे हो या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। शब्द ने कुछ देर सोचकर फिर कहा, मैं आ रहा हूँ। वो माई बेबी, यू आर सो स्वीट,
ओके, मुझे घर से पिक कर लेना। इतना कहकर सेम ने फोन काट दिया। गौरी जो कि किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाकर वो बाहर आती है शब्द से खाने के लिए पूछने, लेकिन शब्द वहां नहीं था। ये देखकर गौरी खुद से ही बोली, अभी तो यहीं बैठे थे, कहाँ चले गए? शायद कमरे में होंगे। ये सोचकर गौरी सीढ़ियों की तरफ आती है, लेकिन उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते शब्द पर जाती है, जो कि तैयार होकर नीचे आ रहा था। उसे तैयार देखकर गौरी ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सेम के साथ डिनर पर। तुम प्लीज 1-2 घंटे मैनेज कर लेना, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोलकर शब्द बाहर चला जाता है। गौरी वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी शब्द को जाते देख रही थी। उसने कितने प्यार से शब्द के लिए खाना बनाया था, जिसे वो शब्द के साथ बैठकर खाना चाहती थी। गौरी का मन उदास हो जाता है और वो वहां से सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है। वो आकर बेड पर बैठ जाती है। उसे शब्द का यूं चले जाना कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। शब्द जी, हमने आपके लिए आज कितने प्यार से खाना बनाया था, लेकिन आपको शायद हमारी कोई कद्र ही नहीं है। आप संयुक्ता जी का एक फ़ोन आने पर हमें घर पर अकेला छोड़कर चले गए। गौरी खुद से ही कहती है और उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ देर वहीं खड़ी थी और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन हमें तो खाना खाना होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन तुम्हारे लिए खाना होगा। हम तुम्हें भूखा नहीं रख सकते हैं। इतना बोलकर वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है, उसे अचानक से अपने पेट में दर्द महसूस होता है। ये हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट पर हाथ रखते हुए गौरी खुद से ही कहती है, और फिर जैसे ही चलने को होती है, उसके पेट में दर्द बढ़ जाता है। आह! गौरी एकदम से चीख पड़ती है। घर में इस वक्त गौरी के अलावा एक नौकर श्याम ही था, जो कि नीचे था। श्याम तक गौरी की आवाज़ नहीं जाती। गौरी के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। गौरी से अब चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके नीचे आती है और जोर से श्याम से आवाज़ लगाती है, श्याम जी, किचन में कोई काम कर रहा श्याम। गौरी की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आता है और आकर बोला, क्या हुआ बहू रानी जी? गौरी जो कि दर्द से तड़प रही थी, उसने मरी सी आवाज में कहा, श्याम जी, आप शब्द जी को फोन लगाइए प्लीज, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आह! गौरी ने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ा हुआ था। लेकिन बहू रानी जी, मुझे तो शब्द बाबा का नंबर याद नहीं है, आपको पता है? श्याम ने पूछा। शब्द का नंबर तो गौरी के पास भी नहीं था, तो वो दर्द से कराहते हुए बोली, नहीं, हमारे पास शब्द जी का नंबर नहीं है। तभी श्याम को याद आता है कि टेलीफोन के पास एक डायरी रखी हुई है। उसने सोचा शायद उसमें नंबर होंगे। ये सोचकर वो डायरी उठाकर गौरी के पास लाता है और उससे बोला, बहू रानी जी, इसमें शायद शब्द बाबा का नंबर है, आप देखिए। गौरी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके शब्द का नंबर निकाल कर श्याम को देती है। श्याम जल्दी से शब्द के नंबर को मिलाता है। किसी रेस्टोरेंट में श्याम के साथ बैठे शब्द का फ़ोन जैसे ही बजता है, तो वो फ़ोन उठाकर देखता है कि स्क्रीन पर घर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन शो हो रहा था। ये देखकर शब्द सोचता है कि शायद सुधीर जी घर आ चुके हैं और अब उसकी खैर नहीं, तो उसने डरते डरते फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। हेलो शब्द बाबा, मैं बोल रहा हूँ श्याम, आप जल्दी से घर आ जाओ। बहू रानी जी के पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, आप जितना हो सके उतना जल्दी घर आ जाइए, श्याम ने कहा। गौरी के पेट दर्द की बात सुनकर शब्द घबरा जाता है और चेयर से उठते हुए बोला, श्याम, मैं बस अभी 20 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, तब तक तुम गौरी के पास ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। हाँ शब्द बाबा, मैं बहू रानी जी के पास ही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, श्याम ने कहा। शब्द जाने लगता है तो सेम ने पूछा, शब्द क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? गौरी के पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए शब्द वहाँ से निकल आता है। गौरी के पेट दर्द की बात सुनकर सेम मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, बेल्डन सेम, तुम्हारी गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। शब्द जल्दी से घर पहुँचता है और भागते हुए अंदर आता है। वो देखता है गौरी सोफे पर पेट पकड़े बैठे हुए थी। दर्द के मारे उसका चेहरा उतर चुका था। शब्द जल्दी से गौरी के पास आकर उससे बोला, गौरी तुम ठीक हो ना? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। वो गौरी को सोफे से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक दर्द के मारे गौरी की हालत आधी हो चुकी थी। अब उसमें चलने की जितनी बाकी ताकत नहीं रही थी। गौरी की हालत देखकर उसे गोद में उठा लेता है
और बाहर गाड़ी के पास लेकर आता है। वो गौरी को सीट पर बिठा देता है और खुद दूसरी साइड आकर बैठ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है। शब्द जी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आह, गौरी ने दर्द से तड़पते हुए कहा। बस गौरी, हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, रिलैक्स, शब्द ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शब्द गाड़ी से बाहर आकर गौरी को पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले आता है। अंदर आकर डॉक्टर गौरी को एडमिट कर लेते हैं। शब्द बाहर बैठा हुआ था, उसे काफ़ी बेचैनी सी हो रही थी। गौरी को चेक करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर को देखकर शब्द ने उठते हुए पूछा, डॉक्टर, गौरी ठीक है ना? क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल क्रम्पस थे। मैंने अभी इंजेक्शन लगा दिया है तो उन्हें अभी थोड़ा रिलैक्स है, डॉक्टर ने कहा। थैंक गॉड, शब्द ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर डॉक्टर से फिर से पूछा, लेकिन डॉक्टर, अभी तो गौरी को सिर्फ सेकेंड मंथ है, तो ऐसे पेट दर्द? क्योंकि आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ी वीक है, तो आपको उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर ने कहा और वहां से दूसरी तरफ चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद शब्द गौरी के पास आता है। आते ही उसने पूछा, गौरी अब ठीक हो ना तुम? हम, गौरी ने धीरे से कहा। नर्स वहां आती है और आकर बोली, आप लोग अब घर जा सकते हैं। उसके बाद शब्द और गौरी घर चले आते हैं। सुधीर जी, बलराम जी और माया जी घर आ चुके थे। श्याम ने उनको सब बता दिया, जिसे सुनकर माया जी घबरा जाती हैं और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ, देखो ना पीछे से क्या हो गया। हे भगवान, गौरी ठीक हो बस। सुधीर जी शब्द के घर पर ना रहने वाली बात से गुस्से से भर गए और वहीं बैठकर शब्द और गौरी का इंतजार करने लगे। बलराम जी को उन्होंने अपने कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर में वो दोनों आ जाते हैं। वो अंदर आते हैं। गौरी को देखते ही माया जी उसकी तरफ आती हैं और उसको लाकर आराम से सोफे पर बिठा देती हैं और फिर उससे पूछती हैं, गौरी क्या हुआ था बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? माँ, हम ठीक हैं, बस वो अचानक से हमारे पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन अब हम ठीक हैं, आप चिंता ना करें, गौरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सुधीर जी, जो कि इतनी देर से चुप थे, वो गुस्से से शब्द से बोले, जब मैंने तुम्हें कहा था कि घर पर ही गौरी के पास रहना है, तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे थे? कल को कोई अनहोनी हो जाती तो? लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ सेम सेम सेम, उसके अलावा तो तुम्हें कुछ दिखता ही कहाँ है। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम शब्द? तुम्हें ना अपनी पत्नी का ख्याल है और ना ही अपने बच्चे का। थोड़ा जिम्मेदार बनो, हम जिंदगी भर नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। सुधीर जी ने गुस्से से ये सब शब्द को कहा और वहां से चले गए। शब्द सर झुकाए ये सब सुन रहा था। उनके जाने के बाद वो भी ऊपर चला आया। गौरी को शब्द के लिए बुरा लग रहा था। गौरी बेटा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ, माया जी ने कहा और अपने कमरे की तरफ चली आई। गौरी उठकर ऊपर की तरफ आती है। वो कमरे के अंदर आती है। वो देखती है शब्द वहां नहीं है, तो वो आगे बालकनी की तरफ आती है। शब्द वहीं बालकनी में खड़ा था। पहले तो वो अपने कदम रोक लेती है, ये सोचकर कि शब्द उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन फिर वो आगे शब्द की तरफ आती है। वो आगे आकर देखती है कि शब्द वहाँ सिगरेट पी रहा था। गौरी को वहाँ देखकर शब्द ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके सो जाओ। शब्द के नॉर्मली बात करने से गौरी को थोड़ी हिम्मत आती है और वो हिचकिचाते हुए शब्द से बोली, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, आपको ये नहीं पीनी चाहिए। शब्द पहले तो गौरी की तरफ देखता है, फिर उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? हम आपसे गुस्सा क्यों होंगे? गौरी ने हैरानी से पूछा। तो शब्द ने आगे कहा, क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से आज कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। सची कह रहे थे डैड, मुझे यूं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शब्द की बात सुनकर गौरी उसकी तरफ हैरानी से देखती है, क्योंकि शब्द ने आज पहली बार हमारा बच्चा कहा था। लेकिन हम ठीक हैं। माना कि आप घर पर नहीं थे, लेकिन एक फ़ोन करते ही आप आ गए थे। प्लीज़ खुद को मत कोसिए इस तरह से, गौरी ने अपनेपन से कहा। तो शब्द गौरी की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी है ये। अगर उस दिन मुझसे वो
गलती हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और फिर वो गौरी से बोला, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। हम गौरी ने कहा और बालकनी से अंदर चली आई। काफ़ी देर बाद शब्द भी अंदर आता है और तकियों की दूसरी साइड आकर सो जाता है। सुधीर जी के डांटने का असर ही था कि आज शब्द घर पर ही था, कहीं बाहर नहीं गया था। वो कमरे में ही बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था। तभी उसका कॉफ़ी पीने का मन हुआ तो वो उठकर नीचे आता है। गौरी उस वक्त किचन में थी। वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आटे का डब्बा उठाती है, लेकिन उसमें आटा नहीं था। तो वो बोली, इसमें तो आटा नहीं है, शायद ऊपर रखा होगा। ये सोचकर वो टेबल उठाकर उस तरफ लाती है और उस पर चढ़ने लगती है। नीचे आकर शब्द श्याम को आवाज लगाता है, लेकिन श्याम वहां नहीं था। तो शब्द खुद ही किचन की तरफ चला आता है। गौरी ऊपर रैक में आटा ढूंढ रही थी, लेकिन वो जिस टेबल पर चढ़ी हुई थी उसकी कील निकली हुई थी। तो टेबल हिलने लगती है, जिससे गौरी का बैलेंस बिगड़ जाता है। किचन के दरवाजे पर खड़ा शब्द जोर से चिल्लाया, गौरी। और गौरी नीचे गिरती उससे पहले ही वो भागकर गौरी को पकड़ लेता है। गौरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। शब्द गौरी को सीधा खड़ा करता है और गुस्से से बोला, ये क्या कर रही थी तुम? अभी गिर जाती तो? कुछ चाहिए था तो किसी को आवाज दे देती। मैं वक्त पर नहीं आता तो पता है लग भी सकती थी तुम्हें। शब्द के इस तरह गुस्से में बात करने से इस बार गौरी को बुरा नहीं लगा था, क्योंकि इस बार उसे शब्द के गुस्से में परवाह नजर आ रही थी। वो खड़ी शब्द को प्यार से देख रही थी। अपने आप को यूं घूरता पाकर शब्द ने कहा, अब मुझे क्या देख रही हो? क्या उतार रही थी तुम ऊपर से? आटा। वो हम आटे का डब्बा उतार रहे थे, गौरी ने धीरे से कहा। तो शब्द ने गौरी को साइड में किया और आटे का डिब्बा उतार कर नीचे प्लेटफॉर्म पर रख दिया। शब्द गौरी से लंबा था, इसलिए उसे टेबल की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ रैक तक पहुंच गए थे। डिब्बा रखकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो किचन में कॉफी लेने आया था। तो उसने पीछे मुड़कर गौरी से कहा, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? हम गौरी ने कहा। तो शब्द वहां से बाहर चला आया और आकर हॉल में बैठ गया। उसका फोन बजता है तो वो देखता है कि फोन कबीर का था। तो वो फोन उठाकर बोला, बोल कबीर, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आप पापा बनने वाले हो। कबीर ने खुशी से कहा, हम तुझे अब पता चला? शब्द ने सिर्फ इतना ही कहा। तो कबीर आगे बोला, सॉरी भाई, लेट विश करने के लिए। आजकल ना कॉलेज के साथ प्रैक्टिस भी करने जाना पड़ता है, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। आज घर था तो सोचा कि आपको कॉल कर लूं। वैसे भाभी कहाँ हैं? उनसे भी बात करनी है मुझे। उसी वक्त गौरी शब्द के लिए कॉफी लेकर आती है। तो उसे देखकर शब्द उसे फोन देते हुए बोला, कबीर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। गौरी शब्द से फोन ले लेती है और बोली, हेलो, नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? कबीर ने पूछा। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? गौरी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं चाचू बनने वाला हूँ। ये जानकर तो मैं और भी अच्छा हो गया। कबीर ने खुशी भरे स्वर में कहा। हम गौरी ने कहा, ओके भाभी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। मेरे प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, बाकी बातें आपसे मिलकर करूँगा। कबीर ने कहा और फ़ोन काट दिया। उसके बाद गौरी शब्द को उसका फ़ोन दे देती है और वापस किचन की तरफ जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर वापस मुड़कर शब्द से पूछती है, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? पहले तो शब्द उसकी तरफ देखता है और फिर बोला, मुझे कटहल की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। शब्द का जवाब सुनकर गौरी वापस किचन में चली जाती है। शब्द वहीं हॉल में बैठकर ही कॉफी पीने लगता है। माया जी, जो कि किसी काम से बाहर गई हुई थी, वो वापस आ गईं। शब्द को हॉल में बैठा देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ शब्द, आज हॉल में कैसे बैठे हो? क्यों मॉम, मैं हॉल में नहीं बैठ सकता क्या? शब्द ने फोन में देखते हुए ही कहा। तो माया जी ने आकर सोफे पर बैठते हुए कहा, क्यों नहीं बैठ सकते बेटा, जरूर बैठ सकते हो। रोज सबके बीच बैठा करो, अच्छा लगता है। माया जी की बात सुनकर शब्द फिर से अपना ध्यान फोन में लगा लेता है। फोन चलाते वक्त उसकी अचानक से सेम पर जाती है, जो कि सामने से चली आ रही थी। सेम आगे आती है और आकर सोफे पर शब्द के करीब बैठ जाती है। माया जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो उठकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शब्द सेम से बोला, सेम तुम यहाँ? हाँ, तुम तो नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आती हूँ। ठीक किया ना मैंने? सेम ने शब्द के और करीब होते हुए कहा। हम शब्द ने कहा,
सैम ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। गौरी कहाँ है शब्द? कहीं दिखाई नहीं दे रही। किचन में खाना बना रही है, शब्द ने कहा। तो सैम बोली, चलो ना शब्द, तुम्हारे रूम में चलते हैं हम। चलो, शब्द ने कहा और दोनों ऊपर चले आए। ऊपर कमरे में आकर सैम शब्द से पूछती है, शब्द कल गौरी को पेट दर्द हो रहा था ना, तो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, फिर तो डॉक्टर ने क्या कहा? गौरी का बच्चा गिरा कि नहीं? सैम की बात सुनकर शब्द नजरें चुराने लगता है। अब वो क्या बोले? शब्द को चुप देखकर फिर सैम बोली, क्या हुआ शब्द? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो शब्द ने हिम्मत करके कहा, सेम्बो वो मैंने गौरी को। सैम ने इतना ही कहा था कि सैम बीच में उसकी बात काटते हुए बोली, बस आगे कुछ मत कहो शब्द, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। सैम तुम मेरी बात तो समझो यार। शब्द ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन सैम कुछ सुनने को तैयारी नहीं थी। वो शब्द को गुस्से में दो चार बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। सैम के जाने के बाद शब्द अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर में गौरी शब्द का खाना लेकर ऊपर आती है। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए शब्द से कहा, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से प्लेट, शब्द ने कहा। सैम के ऐसा बोलने पर गौरी ने उससे पूछा, लेकिन क्यों नहीं खाना आपको खाना? शब्द, जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, तो वो गुस्से से उठते हुए बोला, एक बार कहा ना कि नहीं खाना, मुझे समझ नहीं आता क्या? इतना बोलकर शब्द वहां से बाहर चला जाता है। कमरे में खड़ी गौरी ये सोचकर हैरान थी कि आखिर शब्द को अचानक से क्या हुआ। थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। रात गए शब्द घर आता है। वो सैम की वजह से काफ़ी अपसेट था। उसका सैम के लिए सिर्फ अट्रैक्शन था, लेकिन वो उसे प्यार समझता था। अंदर आकर वो सीधा ऊपर चला आता है। गौरी सो चुकी थी। सब एक नज़र सोई हुई गौरी पर डालता है और फिर खुद से ही बड़बड़ाता है, तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुम्हारे आने से मेरी सैम मुझसे दूर चली गई है। शादी से पहले मैं बिल्कुल ठीक था, खुश था अपनी सैम के साथ। मैं उसी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गईं। और अब तो तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। एक तरफ तुम हो तो दूसरी तरफ सैम है। मैं उलझ चुका हूँ तुम दोनों के बीच। कहते कहते शब्द वहीं नीचे बेड से टिक कर बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। उसे वहीं बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। सुबह जब गौरी की आंख खुलती है तो आंखें खुलते ही वो सामने देखती है जहाँ शब्द नहीं था। ये देखकर गौरी उठकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि शब्द रात भर घर नहीं आया है। ये सोचकर उसे बुरा लगता है। वो बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र बेड से टिककर सोए हुए शब्द पर जाती है। तो वो उसकी तरफ आती है और घुटनों के बल नीचे बैठती है। वो शब्द के चारों ओर देखती है जहाँ पिए हुए सिगरेट बिखरे हुए थे। ये देखकर गौरी का मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके शब्द का कंधा थपथपाते हुए बोली, शब्द जी, शब्द जी। गौरी के छूने से शब्द की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर अपना चेहरा गौरी की तरफ करता है। गौरी का चेहरा भी उसी की तरफ होने की वजह से दोनों के चेहरों में सिर्फ इंच भर का फासला था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शब्द इस वक्त गौरी को बहुत ही मासूम लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे। आप नीचे क्यों सो रहे थे? गौरी ने पूछा, लेकिन शब्द उसकी बात का जवाब दिए बिना ही उठकर नीचे की तरफ चला जाता है। गौरी को उसकी खामोशी खल रही थी। नीचे आकर शब्द माया जी को आवाज लगाता है, मॉम मुझे कॉफी चाहिए। पास में बैठे बलराम जी हैरानी से शब्द की तरफ देखते हैं और फिर बोले, शब्द आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्योंकि नींद और चैन नाम की चीज तो अब रही नहीं मेरी जिंदगी में, शब्द ने कहा। शब्द को ऐसे बात करते देखकर बलराम जी बोले, क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माया जी शब्द की कॉफी और बलराम जी के लिए चाय लेकर आती हैं। शब्द बिना उनकी बात का जवाब दिए कॉफी उठाकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। वो सीधा रूम में आता है। गौरी इस वक्त रूम में नहीं थी, शायद बाथरूम में थी। शब्द सीधा बालकनी की तरफ चला जाता है और वहीं बैठकर कॉफी पीने लगता है। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ किसी होटल में सैम आदि की गोद में बैठी हुई थी। वो उठती है और सामने पड़ी वाइन की बोतल से एक गिलास में वाइन डालती है और आदि की तरफ आकर फिर से उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से शराब पिलाने लगती है। आदि उसे मदहोशी भरी नज़रों से घूर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए उसकी गर्दन पर हल्के से चूम लेता है
और पीछे होते हुए बोला, डार्लिंग तुम्हें लगता है कि शब्द बोबस करेगा? वो अपने बाप से कितना डरता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। तो सेम उसकी तरफ पलटते हुए डेविल हंसी के साथ बोली, जरूर करेगा, वो बेवकूफ़ प्यार जो करता है मुझसे। तुम बड़ी चालाक हो सेम, आदि ने कहा। अपने कमरे की बालकनी में बैठा शब्द सेम को फोन लगाता है, लेकिन सेम फोन नहीं उठाती। वो फिर से कोशिश करता है, इस बार भी वो फोन नहीं उठाती। तो शब्द फोन को साइड में रख देता है, ये सोचकर कि शायद सेम उससे गुस्सा है। वो उठकर कमरे के अंदर चला आता है और आकर बेड पर गिर जाता है। वो ऐसे ही लेटा रहता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। दोपहर के समय माया जी के कहने पर गौरी शब्द को खाने के लिए बुलाने कमरे में आती है। कमरे में आकर वो देखती है कि शब्द सोया हुआ था। वो जूते पहने हुए ही सोया था। तो गौरी आगे आकर उसके जूते निकालती है और उसे कंबल उड़ाकर वापस नीचे चली आती है और आकर माया जी और बलराम जी के लिए प्लेट लगाती है। शब्द क्या कर रहा है? उसे खाना नहीं खाना क्या? कभी कभार तो वो घर में रहता है और उसमें से सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। बलराम जी ने चेयर पर बैठते हुए गौरी से पूछा, वो सो रहे हैं दादाजी, जब उठेंगे तब खा लेंगे। गौरी ने उनकी प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, इस वक्त सो रहा है? ये लड़का भी ना अजीब है, माया जी ने कहा। और वो खाना खाने लगते हैं। शाम हो चुकी थी। गौरी माया जी और बलराम जी को चाय देकर शब्द के लिए कॉफी लेकर ऊपर की तरफ आती है। शब्द उठ चुका था। वो अपने जूते पहन रहा था। गौरी कमरे में आती है और शब्द को कॉफी का कप देते हुए बोली, आपकी कॉफी। शब्द पहले तो उसकी तरफ देखता है और फिर कप ले लेता है। शब्द और गौरी के बीच कमी बातचीत होती थी। शब्द को कॉफी देने के बाद गौरी वापस नीचे चली आती है। शब्द भी कॉफी पीने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे चला आता है। नीचे हॉल में बलराम जी बैठे हुए थे। शब्द को जल्दी में बाहर जाते हुए देखकर उन्होंने पूछा, शब्द इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो बेटा? वो कुछ जरूरी काम था दादू, शब्द ने पीछे पलटते हुए कहा। तो बलराम जी ने फिर से कहा, हाँ वैसे भी तुम्हारे सारे जरूरी काम घर से बाहर ही होते हैं, जाओ। शब्द उनका ताना समझ चुका था। वो वहां से बाहर चला आता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वो जब वापस घर आता है तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो सीधा ऊपर की तरफ चला आता है। गौरी उस वक्त कमरे में ही थी। गहरी सांस लेते हुए शब्द गौरी के पास आता है और वो पेपर्स गौरी के सामने करते हुए बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं, इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर दो। गौरी उन पेपर्स की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, कैसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर? तो शब्द ने कहा, पढ़ना नहीं आता क्या? खुद से पढ़ लो। शब्द के कहने पर गौरी उन पेपर्स की तरफ देखती है जो कि इंग्लिश में थे। ये देख गौरी दबी आवाज में बोली, वो हमें इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना नहीं आता, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं बस। शब्द उसके हाथ से पेपर्स ले लेता है और उसकी तरफ देखकर बोला, इन पेपर्स में लिखा है कि बच्चा हो जाने के बाद जब वो 6 महीने का हो जाएगा तब तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा, वो भी बिना किसी नानुकुर के। हालांकि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। लेकिन याद रहे, तब तक ये बात घर में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, खासकर डैड को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर है तो इन पेपर्स पर साइन कर दो। शब्द के मुंह से ये बात सुनकर गौरी जैसे बुत बन गई थी और वो एकटक शब्द को देख रही थी। क्या हुआ, साइन करना है या नहीं? शब्द ने पूछा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं शब्द जी? हम कहाँ जाएंगे उसके बाद? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गौरी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी और कहाँ नहीं। अब जल्दी साइन करो इस पर, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शब्द ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गौरी ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं सिर्फ सेम से प्यार करता हूँ। मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ ही है। क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती हो? हाँ बोलो, शब्द ने कहा। गौरी हाँ में सर हिला देती है। तो शब्द गौरी के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला, तो प्लीज मेरी खुशी के लिए साइन कर दो प्लीज। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम साइन करने के लिए तैयार हैं, गौरी ने भरे मन से कहा।
तो शब्दों से पेन और पेपर फिर से पकड़ा देता है। गौरी पेपर को टेबल पर रखकर बुझे मन से उस पर साइन कर देती है। साइन करते वक्त एक आंसू लुढ़क कर उस पेपर पर जा गिरता है। शब्द वो पेपर उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। शब्द के जाने के बाद गौरी वहीं नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शब्द ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कल तक तो शब्द उससे प्यार से बात कर रहा था, तो फिर अचानक से उसे यूं क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? ये सब यूं सोचते हुए वो अपने आंखों में आंसू पोंछती है और दुखी मन से नीचे चली आती है। नीचे आकर वो किचन की तरफ चली आती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। वो सब्जी बना रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान सब्जी बनाने में ना होकर कहीं और था। सब्जी जल रही थी, उसे खबर तक नहीं थी। सब्जी जलने की बू आने पर वहीं पास में काम कर रही माया जी जल्दी से आकर गैस बंद कर देती हैं और गौरी से बोली, गौरी सब्जी जल रही है बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माया जी की आवाज़ से गौरी होश में आती है और जल्दी से हाथ गैस के बटन की तरफ लेकर जाती है, तो माया जी बीच में ही बोली, मैंने बंद कर दिया है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम मुझे खोई खोई सी नजर आ रही हो। कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा? तो गौरी ने नॉर्मल होते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, हम ठीक हैं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। क्या सर दर्द है? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। माया जी ने चिंता जताते हुए कहा, माँ बस थोड़ा सा सर दर्द है, हम बना लेंगे, गौरी ने कहा। लेकिन माया जी ने उसकी एक ना सुनी और उसे उसके कमरे में भेज दिया। गौरी अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में आकर वो थोड़ी देर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और बुझे मन से वहीं खड़ी सोचने लगी, हमें यकीन नहीं होता कि शब्द जी आप इन्हीं माँ पापा के बेटे हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें लगता है जैसे कि आप किसी के इशारों पर चलते हैं। आपका दिल साफ है और इसी साफ दिल का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी खुशी संयुक्ता जी के साथ है तो भी हम ठीक हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अचानक फ़ोन बजने से गौरी अपनी सोच से बाहर आती है। वो फ़ोन की तरफ गर्दन झुकाकर देखती है। स्क्रीन पर गुड़िया नाम आ रहा था। वो थोड़ी नॉर्मल होती है और फिर फ़ोन उठाती है। उसके फ़ोन उठाते ही गुड़िया सवालों की झड़ी लगा देती है। दी आप कैसी हैं? जीजू कैसे हैं? छोटू बेबी कैसा है? आप कब आ रही हो? वगैरह वगैरह। बस बस, कितने सवाल पूछोगी? ऐसे तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तुम्हारे सवालों का। गौरी उसे रोकते हुए बोली, सॉरी। अच्छा बताइए आप कैसी हैं? गुड़िया ने पूछा। हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? और चाचा जी चाची जी वो कैसे हैं? गौरी ने पूछा। सब बढ़िया हैं दी, बस आप यहाँ नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब अब आओ ना तो छोटू बेबी को लेकर ही आना। मुझे उसके साथ खेलना है, उसको खूब सारा प्यार करना है, उसकी इकलौती मौसी जो हूँ। गुड़िया ने थोड़ा इतराते हुए कहा। गौरी उसका बचपना सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर बोली, लेकिन गुड़िया अभी तो छोटू बेबी के आने में बहुत वक्त है, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो मैं कर लूँगी। अच्छा जीजू कहाँ हैं? वो तो कभी मुझसे बात ही नहीं करते, गुड़िया ने कहा। गुड़िया के इस सवाल का गौरी के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, चाची जी कहाँ है गुड़िया? बाहर हॉल में हैं, मैं अभी उनको फ़ोन देती हूँ। इतना कहकर वो कैलाश जी के पास फ़ोन लेकर जाती हैं। हेलो गौरी बेटा कैसी हो? कैलाश जी ने खुशी से पूछा। हम ठीक हैं चाचा जी, आप कैसे हैं? गौरी ने कहा। उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और उसके बाद गौरी फ़ोन रखकर नीचे चली आती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। गौरी को अब 8वां महीना लग चुका था। इन महीनों में शब्द में सिर्फ इतना फर्क आया था कि वो अब अपना काम खुद करने लगा था। गौरी से कमी कहता था किसी भी काम के लिए, लेकिन अब वो उस पर गुस्सा कमी करता था और उससे थोड़ा प्यार से बात करता था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।